एपिसोड 96 छिपने की जगह और व्यूह रचना। लज्जाजनक बातों को सोचने की हिम्मत न करते हुए रवीना सिंह शियनिंग चैंग ने जीवती त्रिपाठी यांगई की ओर मुड़कर पूछा, सलाहकार चार, तुमने ये छिपने की जगह कैसे ढूंढी? ये जगह बेहद गुप्त कही जा सकती थी, छिपने के लिए एक शानदार स्थान। घनी अंधेरी रात में इस कनिष्ठ भाई ने इतनी सटीकता से यह जगह कैसे ढूंढी? जीवती त्रिपाठी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम पहले चली गई थी तो मैं इधर उधर भटक रहा था और गलती से मुझे ये जगह मिल गई। मैंने नहीं सोचा था कि यह जीवन बचाने का ठिकाना बन जाएगी। रवीना सिंह ने आह भरते हुए कहा, यह हमारा सौभाग्य है। जीवती त्रिपाठी बोले, तुम आराम करो, जब हालात शांत हो जाएंगे तो मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का रास्ता ढूंढूंगा। रवीना सिंह का चेहरा उतर गया और उसने धीरे से सिर हिलाया, हम जा नहीं सकते। जीवती त्रिपाठी हंसे, जहाँ चाह वहाँ राह, हम क्यों नहीं जा सकते? रवीना सिंह ने स्पष्ट किया, क्योंकि मैंने 9 ये 8 तालों वाला व्यू 9 ये 8 लॉक सक्रिय कर दिया है। अब ये घाटी उस व्यू से सील हो गई है, भोर होने से पहले कोई भी यहाँ से जा नहीं सकता। जीवती त्रिपाठी को अचानक एहसास हुआ, तो तुम पहले व्यू स्थापित करने के लिए ही गई थी। रवीना सिंह ने धीरे से सिर हिलाया, मूल रूप से इसका उपयोग 9 येन जीवन शक्ति संघनन और 9 येन युआन कंडेंसिंग ट्यूब से निपटने के लिए किया गया था, लेकिन मेरे पास इसे समय से पहले सक्रिय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जीवती त्रिपाठी ने अभी का दृश्य याद करते हुए पूछा, वे डरावनी जंजीरें उसी व्यू का परिणाम थी? हाँ, रवीना सिंह ने उत्तर दिया। जीवती त्रिपाठी की आंखें चमक उठी, क्या वे लोग पहले ही मारे जा चुके होंगे? यदि वे विशेषज्ञ मर चुके हैं तो वे निश्चित रूप से इस बार भाग सकते हैं। रवीना सिंह ने सिर हिलाया, नहीं, इस व्यू का ध्यान मारने पर केंद्रित नहीं है। वे लोग कमजोर नहीं है, उन्हें निश्चित रूप से मारा नहीं जा सकता। अधिक से अधिक ये केवल 1 या 2 कमजोरों को ही मार सकता है। जीवती त्रिपाठी ने अफसोस के साथ आह भरी, वह भी बुरा नहीं है। रवीना सिंह ने आगे कहा, लेकिन भले ही यह उन्हें मार नहीं सकता, उनके शरीर पर ये ऊर्जा की जंजीरों ने हमला किया है। मुझे डर है कि उनकी अधिकांश शक्ति सील हो जाएगी, वे भोर होने से पहले ठीक नहीं हो पाएंगे। मैं देखती हूँ कि क्या मैं भोर से पहले कुछ शक्ति वापस पा सकती हूँ, फिर हम एक साथ यहाँ से भाग सकते हैं। प्रति आक्रमण की योजना। जीवती त्रिपाठी अचानक आक्रामक आंखों से रवीना सिंह को घूरने लगे, उनकी आवाज कुछ उत्तेजित थी जब उन्होंने पूछा, तुमने कहा कि उनकी शक्ति सील हो जाएगी, कितनी सील होगी? रवीना सिंह ने एक पल सोचा, कम से कम 60% से 70%। उस जीवन शक्ति क्षेत्र युआन ची रेल्म के स्वामी की लगभग 80% शक्ति सील हो गई होगी। जीवती त्रिपाठी उत्साहित दिखे और कोशिश करने को आतुर थे। दूसरे शब्दों में, वे अभी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते हैं। रवीना सिंह ने उन्हें घबराकर देखा, तुम क्या करना चाहते हो? भले ही उनकी शक्ति सील हो गई हो, वे ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम निपट सको। कनिष्ठ भाई, लापरवाह मत बनो। वह जानती थी कि जीवती त्रिपाठी क्या सोच रहे थे। जीवती त्रिपाठी हंसे, उनकी आंखें उत्सुकता से भरी थीं। जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा? यह मत भूलो कि यह 9वीं येन संघनन भूमि 9th येन कांग्रेगेशन ग्राउंड है। उनकी शक्ति अब सील हो गई है और उन्हें अभी भी येन ऊर्जा येन एनर्जी के आक्रमण का विरोध करना है। वे शायद तुम्हारी अपेक्षा से अधिक कमजोर होंगे। रवीना सिंह ने जीवती त्रिपाठी का हाथ पकड़ा और सिर हिलाया, लेकिन वे बहुत सारे हैं, आवेश में मत आओ। जीवती त्रिपाठी ने धीरे से उनके हाथ पर थपथपाया, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। अगर हम यहीं छिपे रहे तो हम जल्द ही पकड़े जाएंगे। एक बार जब हम जार में कछुआ बन गए तो हम केवल बैठकर मौत का इंतजार कर सकते हैं। अगर मैं हमला करने की पहल करता हूँ तो मुझे डर है कि अभी भी थोड़ी उम्मीद बाकी है। रवीना सिंह ने खड़ताल रैटल ड्रम की तरह सिर हिलाया, नहीं, मैं वरिष्ठ बहन हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। अगर तुम अभी बाहर जाते हो तो तुम उन लोगों का विरोध नहीं कर पाओगे और इस घाटी की इन ऊर्जा तुम्हारी सारी जीवन शक्ति युआन ची को खा जाएगी। जीवती त्रिपाठी ने कड़े शब्दों में कहा, छोटी वरिष्ठ बहन, अगर तुम जीना चाहती हो तो मुझे रोको मत। तुमने विक्रमजीत सिंह लॉन्ग हुई का चेहरा देखा, तुम्हें पता होना चाहिए कि अगर तुम उसके हाथों में पड़ गई तो तुम्हारे साथ क्या होगा। रवीना सिंह का शरीर अचानक कांप उठा। जीवती त्रिपाठी ने उनकी पकड़ से खुद को छुड़ाया, बस मुझे रोको मत। रवीना सिंह उन्हें रोकने में असमर्थ थी। अगर जीवती त्रिपाठी सच में बाहर जाना चाहते थे तो वह अपनी वर्तमान स्थिति में उन्हें रोक नहीं सकती थी। वह बस उन्हें जेड पेंडेंट सौंप पाए। अगर तुम बाहर जाने पर जोर देते हो तो इसे अपने साथ ले जाओ। जीवती त्रिपाठी ने मना कर दिया, तुम्हें मुझसे ज्यादा इसकी जरूरत है। चिंता मत करो, भले ही मैं प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 4थे चरण में हूँ, मेरे पास अपनी जीवन शक्ति को वापस पाने का एक तरीका है। इस घाटी की ये ऊर्जा मुझे प्रभावित नहीं करेगी। तुम दूसरी तरफ, अगर किसी ने इस जगह को ढूंढ लिया तो क्या तुम उन्हें रोक पाओगी? रवीना सिंह ने सिर हिलाया, मैंने अपनी कुछ जीवन शक्ति वापस पा ली है। मैं रक्षात्मक गुप्त खजाने डिफेंसिव सीक्रेट ट्रेजर को सक्रिय कर सकती हूँ। उन लोगों की शक्ति बहुत कम हो गई है, इसलिए वे मेरे लिए खतरा नहीं होंगे। जीवती त्रिपाठी बोले, तो चिंता की कोई बात नहीं है। वह धीरे से उठे और बाहर की ओर चले गए। इतने लंबे समय तक शक्तिहीन रहने के बाद आखिरकार अपने मुट्ठी और पैरों को हिलाने का समय आ गया था। जीवती त्रिपाठी के चेहरे पर कुछ क्रूरता का भाव था। कुछ कदम चलने के बाद जीवती त्रिपाठी रुके और धीरे से कहा, छोटी वरिष्ठ बहन, अगर मैं भोर होने तक वापस नहीं आता हूँ तो तुम्हें जल्दी से खुद ही निकल जाना चाहिए। रवीना सिंह का दिल बैठ गया, एक अकथनीय दर्द फैल गया। जीवती त्रिपाठी ने सिर घुमाया और मुस्कुराए, अगर मैं वापस आ सका तो क्या तुम मुझसे एक बात का वादा कर सकती हो? रवीना सिंह ने अपने दिल के दुख को रोककर पूछा, वह क्या है? जीवती त्रिपाठी हंसे और पहाड़ी की दरार से बाहर निकल गए। जब मैं वापस आऊंगा तो बात करेंगे। उन्होंने बाहर जाकर दरार को ढकने के लिए कुछ इंतजाम किए, फिर उन्होंने चारों ओर देखा और अंधेरे में गोता लगा दिया। पीछे अकेली रवीना सिंह रह गईं, अकेली और उदास। भोर होने में अभी भी 3 से 4 घंटे थे, लेकिन 1 दर्जन से अधिक दुश्मन थे। ये निश्चित रूप से एक कठिन लड़ाई होने वाली थी। पहला हमला। अंधेरे जंगल में कोई तेजी से दौड़ रहा था। पैरों की आहट 2 लोगों की थी। जीवती त्रिपाठी एक बड़े पेड़ के पीछे छिप गए, शांति से लोगों के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि ये 2 लोग किस तरफ से थे और न ही उन्हें पता था कि उनकी ताकत किस तरह की थी। वह कोई भी योजना बनाने से पहले कुछ पूछताछ ही कर सकते थे। अगर ये दोनों लोग बहुत मजबूत थे तो जीवती त्रिपाठी को उनसे बचना होगा और निचोड़ने के लिए नर्म फल सॉफ्ट सिमेंट पिंच ढूंढना होगा। पैरों की आहट करीब आती जा रही थी और किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, भाई शूर सेन जोंग, वे कहाँ छिपे हैं? हम इतनी देर से खोज रहे हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं मिले? दूसरे व्यक्ति ने कहा, कनिष्ठ भाई, चिंता मत करो, भाई धीरज, न्यूटाओ और खून समूह के वे कमीने भी उन्हें ढूंढ रहे हैं। जीवती त्रिपाठी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा, हम बस दिखावा करते हैं। हो सकता है कि उन्होंने पहले ही जीवती त्रिपाठी और उस लड़की को पकड़ लिया हो।
कनिष्ठ भाई ने सिर हिलाया। ये सच है, उस लड़की के लिए ये दुख की बात है। वह बहुत सुंदर लगती है। अगर वह विक्रमजीत सिंह लॉन्गहुई के हाथों में पड़ गई तो मुझे नहीं पता कि वह कैसे बर्बाद होगी। भाई शूरसेन ने हंसते हुए कहा, विक्रमजीत सिंह एक कामी व्यक्ति है, उसकी कोई बड़ी उपलब्धि नहीं होनी है। भविष्य में जब हम बड़े होंगे तो एक समय आएगा जब हम अपना चेहरा वापस पा सकते हैं। जैसे ही वे बात कर रहे थे उनके सामने अचानक एक आकृति दिखाई दी। तूफान भवन स्टॉर्म हाउस के दोनों शिष्य अचानक रुक गए। भाई शूरसेन ने गुस्से में चिल्लाया, ये कौन है? दूसरी तरफ से एक हल्की हंसी आई। क्या तुम मुझे ही नहीं ढूंढ रहे हो? भाई शूरसेन खुशी से उछल पड़े। जीवप्ती त्रिपाठी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वे जीवप्ती त्रिपाठी से मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि वह खुद जाल में आ जाएगा। ये वाकई में निष्फल खोज में लोहे के जूते घिसने जैसा था, जिसे बिना किसी प्रयास के पा लिया गया। भाई शूरसेन उत्साहित थे और जीवप्ती त्रिपाठी भी थे। जीवप्ती त्रिपाठी उनकी बातचीत से पहले ही उनकी पहचान जान चुके थे। तूफान भवन के 5 लोगों में से धीरज पाठक न्यूटाओ को छोड़कर जो शक्ति रूपांतरण चरण ची ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज 1 पर था, बाकी सभी प्रारंभिक तत्व चरण इनिशियल एलिमेंट स्टेज पर थे। जीवप्ती त्रिपाठी इस चरण के अभ्यासी से नहीं डरते थे। एपिसोड 97 पहला मुकाबला। जीवप्ती त्रिपाठी बनाम शूरसेन। तूफान भवन स्टॉर्म हाउस के इन दोनों शिष्यों की मूल रूप से जीवप्ती त्रिपाठी यांगकई से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन रास्ते में उनके कई कनिष्ठ भाई मारे गए थे। वे वेनफेई चैन को बदला लेने के लिए ढूंढ नहीं पाए, इसलिए उन्होंने इसका दोष जीवप्ती त्रिपाठी पर डाल दिया था। अब जब वे अपने दुश्मन से मिले थे तो स्वाभाविक था कि उनकी आंखें क्रोध से लाल हो जाएंगी। भाई शूरसेन ब्रदर जॉन्ग ने उपहास भरी मुस्कान के साथ जीवप्ती त्रिपाठी को देखा और कोल्डली कहा, तुम में हिम्मत है, तुम सचमुच खुद को जाल में फेंकने की हिम्मत कर रहे हो। वह लड़की कहाँ है जिसे तुमने बचाया था? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपनी उंगलियां चटकाई, अपनी गर्दन हिलाई और धीरे धीरे दोनों लोगों की ओर बढ़े। मुझे हराओ और मैं तुम्हें बताऊंगा। भाई शूरसेन ने ताना मारा, कनिष्ठ भाई, तुम्हें अच्छे बुरे की पहचान नहीं है। मैं उसे सबक सिखाने जाता हूँ। इतना कहते ही उसने अपनी कमर से लंबी तलवार निकाली और जीवप्ती त्रिपाठी पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ा। भाई शूरसेन की ताकत प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म के 6ठे चरण की थी, जबकि जीवप्ती त्रिपाठी केवल 4थे चरण में थे। उनके बीच पहले से ही 2 चरणों का अंतर था, और यह भी कि भाई शूरसेन के पास एक धारदार हथियार था, इसलिए वह खुद को भारी मानता था। ये तलवार बस एक परीक्षा थी और भाई शूरसेन को उम्मीद नहीं थी कि वह जीवप्ती त्रिपाठी को एक ही बार में मार देगा। अंधेरे में तलवार चमकी और जीवप्ती त्रिपाठी बगल में हट गए। उन्होंने अपनी हथेलियां उठाईं और तूफान भवन के भाई शूरसेन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। तलवार के सामने अपनी हथेलियों का उपयोग करते हुए जीवप्ती त्रिपाठी हर तरह से सहमत थे। वह पीछे हटते रहे और जब तक भाई शूरसेन ने 9वीं बार वार किया, वह पहले ही 10 से अधिक कदम पीछे हट चुके थे। भाई शूरसेन जोर से हंसा, एक चावल का दाना अपनी चमक दिखाने की हिम्मत करता है। जीवप्ती त्रिपाठी, मुझे अपनी जान दो। पिछली परीक्षा ने उसे जीवप्ती त्रिपाठी की जानकारी समझने की अनुमति दी थी, इसलिए ये स्वाभाविक रूप से उसे मारने का समय था। उसके शरीर में जीवन शक्ति युआनची फैलने लगी और भाई शूरसेन की लंबी तलवार से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज हल्की हल्की आने लगी। भाई शूरसेन ने शानदार ढंग से अपनी तलवार चाल का नाम चिल्लाया, गड़गड़ाहट हवा का मंत्र। अचानक उसकी लंबी तलवार पर प्रकाश का एक चाप दिखाई दिया और बेजोड़ तीखेपन के साथ उसने जीवप्ती त्रिपाठी की छाती की ओर इतनी तेजी से वार किया कि वह बच नहीं सकते थे। जैसा कि अपेक्षित था, जीवप्ती त्रिपाठी बच नहीं पाए, लेकिन उनके चेहरे पर डर का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय उन्होंने अपनी हथेली उठाई और तलवार पर थप्पड़ मारा। भाई शूरसेन ने ताना मारा। उसने मन ही मन सोचा, मेरी तलवार अब गड़गड़ाहट की शक्ति से भरी हुई है। अगर तुम्हारे जैसा प्रारंभिक तत्व 4थे चरण का अभ्यासी इसे छूता है तो मुझे डर है कि तुम्हें बिजली का झटका लगेगा और तुम लकवाग्रस्त हो जाओगे। उस समय तुम मेरे अधीन होगे। ये सोचते हुए भाई शूरसेन ने अपनी चाल बिल्कुल भी वापस नहीं ली। इसके बजाय उसकी तलवार की चाल तेज और तेज हो गई। जीवप्ती त्रिपाठी चिल्लाए। उनकी हथेली अचानक अत्यधिक लाल हो गई, जैसे कि कोई जलती हुई लौ हो। गर्म हवा की एक लहर भाई शूरसेन की ओर दौड़ी। इसने न केवल उसके आसपास की ठंड को दूर किया, बल्कि उसे ऐसा भी महसूस हुआ जैसे वह आग के समुद्र में गिर गया हो। क्लांग, तलवार बजी। जीवप्ती त्रिपाठी की हथेली तलवार से टकराई और तलवार पर प्रकाश का चाप अचानक गायब हो गया। इस थप्पड़ से लंबी तलवार भी अपनी दिशा से भटक गई और जीवप्ती त्रिपाठी के कंधे के बगल से निकल गई, जिससे उन्हें बिल्कुल भी चोट नहीं लगी। भाई शूरसेन को झटका लगा। इस मुकाबले में उसकी जीवन शक्ति वास्तव में प्रतिद्वंद्वी से मेल नहीं खाती थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह केवल प्रारंभिक तत्व 4थे चरण में नहीं है? उसके शरीर में जीवन शक्ति मेरे से अधिक जोरदार क्यों है? इसके अलावा अभी उसकी हथेली में जलने वाली जीवन शक्ति बहुत शुद्ध थी, अन्यथा यह मेरी गड़गड़ाहट की शक्ति को बुझा नहीं पाती। घबराकर भाई शूरसेन ने जल्दी से अपनी तलवार वापस ली और पीछे हट गया। वह अपनी सांस को समायोजित करने और धीरे धीरे फिर से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन जीवप्ती त्रिपाठी उसे यह अवसर कैसे दे सकते थे? भाई शूरसेन की तलवार वापस लेने के समय का फायदा उठाते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया और भाई शूरसेन की चौंकी हुई और भयभीत निगाहों के नीचे जीवप्ती त्रिपाठी ने उसकी छाती पर एक उंगली रखी। ये जानते हुए कि उसे जिन दुश्मनों से निपटना है उनकी संख्या कम नहीं है, जीवप्ती त्रिपाठी काफी निर्णायक थे। उन्होंने अपने प्रतिद्वंद्वी को एक ही बार में मारने के लिए एक बूंद अमृत रस यांग लिक्विड का उपयोग करने में संकोच नहीं किया। भाई शूरसेन का शरीर अचानक हिलना बंद हो गया। घाटी में केवल ठंडी हवा की सीटी बची रही, जैसे कि रो रही हो और शिकायत कर रही हो। दूसरे दुश्मन को मारना। जो तूफान भवन का कनिष्ठ भाई बगल में था, वह एक पल के लिए नहीं समझा और मदद के बिना धीरे से पुकार उठा, भाई शूरसेन, भाई शूरसेन। इससे पहले कि उसकी आवाज गिरी, भाई शूरसेन का शरीर अचानक सीधा नीचे गिर गया। जीवप्ती त्रिपाठी ने बुरी तरह से हंसते हुए कहा, तुम्हारा भाई शूरसेन पाताल लोक के रास्ते में तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कनिष्ठ भाई स्तब्ध रह गया और तुरंत एक अजीब सी चीख निकाली और भाग गया। उसकी ताकत भाई शूरसेन से थोड़ी कम थी। वह केवल प्रारंभिक तत्व सीमा इनिशियल एलिमेंट बाउंड्री के 5वें चरण में था। जीवप्ती त्रिपाठी ने भाई शूरसेन को आसानी से मार दिया था, तो क्या उससे निपटना आसान नहीं होगा? जीवप्ती त्रिपाठी ने उपहास किया, हाथ में भाई शूरसेन की तलवार पकड़ी और उसका पीछा किया। क्या तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो? ये कहा जाना चाहिए कि घाटी में घनी यिन शक्ति जीवप्ती त्रिपाठी के लिए एक बड़ी मदद थी। यिन शक्ति के क्षरण कोरोजन के तहत सभी की ताकत कम हो जाएगी। केवल जीवप्ती त्रिपाठी ही थे जो सच्ची यांग गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट का अभ्यास करते थे। उनके शरीर में जीवन शक्ति यिन शक्ति की शत्रु थी, इसलिए उन्हें प्रभावित होने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उन्हें ठंड को दूर करने के लिए थोड़ा सा सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआनची खर्च करने की ही जरूरत थी। हालांकि तूफान भवन का कनिष्ठ भाई प्रारंभिक तत्व सीमा के 5वें चरण में था, इस घाटी में वह जो ताकत दिखा सकता था वह जीवप्ती त्रिपाठी से कम थी।
थोड़ी देर पीछा करने के बाद जीवप्ती त्रिपाठी ने दोनों के बीच की दूरी को लगभग 10 मीटर तक कम कर दिया, जो उनके लिए पर्याप्त से अधिक दूरी थी। जीवप्ती त्रिपाठी ने दौड़ते हुए अचानक अपने हाथ में तलवार फेंक दी। अपने पीछे हवा की आवाज़ सुनकर तूफान भवन के कनिष्ठ भाई ने फुर्ती से बचने की कार्रवाई की, तलवार से बाल बाल बचे। लेकिन इस देरी से 10 फुट की दूरी अचानक शून्य हो गई। भागने में असमर्थ तूफान भवन के कनिष्ठ भाई ने निर्णायक रूप से पलटा और जीवप्ती त्रिपाठी से लड़ने के लिए अपना हथियार बाहर निकाला। लेकिन उनके सामने एक लाल बत्ती चमकी और उन्होंने सहज रूप से इसे अपने हथियार से अवरुद्ध कर दिया। एक कचेंक की आवाज़ के साथ उनके हाथ में स्टील का हथियार लाल बत्ती से आधे में कट गया, टोफू जितना नाजुक। अगले ही पल उन्हें अपनी गर्दन पर गर्मी महसूस हुई, जैसे कि कुछ कट गया हो। जीवप्ती त्रिपाठी रुक गए। उनकी उंगलियों पर पतली खून लाल ब्लेड एक टिड्डी के पंख जितनी पतली चमक रही थी। ब्लेड से खून की एक बूंद नीचे लुढ़क गई। तूफान भवन का कनिष्ठ भाई घोंट गया और जीवप्ती त्रिपाठी को खाली आंखों से घूरने लगा। उसने उसकी ओर इशारा किया, लेकिन कुछ कह नहीं सका। कुछ सांसों के बाद उसका सिर अचानक आकाश में उड़ गया और उसकी गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। पहले 2 लोगों को मारो। ये लड़ाई सहज थी, इतनी आसान कि जीवप्ती त्रिपाठी ने दृढ़ इच्छाशक्ति अनयील्डिंग विल का भी उपयोग नहीं किया। पिछली लड़ाइयों में जीवप्ती त्रिपाठी को हमेशा अपने दुश्मनों को हराने के लिए इस रहस्यमय युद्ध कौशल का उपयोग करना पड़ता था। लेकिन इस बार उन्होंने पाया कि अगर वह इस युद्ध कौशल का उपयोग नहीं भी करते हैं तो भी उनमें अपने स्तर से ऊपर के लोगों को मारने की ताकत है। जीवप्ती त्रिपाठी को खुद का पुनर्मूल्यांकन करने की जरूरत महसूस हुई। जैसे ही जीवप्ती त्रिपाठी जल्दी से जगह छोड़ने वाले थे, उन्होंने दोनों तरफ से हवा में कपड़े फड़फड़ाने की आवाज़ सुनी। बाईं ओर से 2 लोग तेजी से आ रहे थे और दाईं ओर से एक। ये कनिष्ठ भाई की अजीब चीख रही होगी जिसने उन्हें आकर्षित किया था। वे उससे लगभग 100 फुट दूर थे। जीवप्ती त्रिपाठी मूल रूप से छिपना चाहते थे, लेकिन ध्यान से सोचने के बाद वह अचानक बाईं ओर से तेजी से आगे बढ़े। अगर वह गलत नहीं थे तो आने वाले लोग तूफान भवन के शेष 3 लोग होने चाहिए। उन्होंने उसे और रवीना सिंह को ढूंढना आसान बनाने के लिए खुद को अलग कर लिया होगा, लेकिन वे एक दूसरे से बहुत दूर नहीं थे। अब जब शेष 3 लोग यहीं थे तो जीवप्ती त्रिपाठी स्वाभाविक रूप से और नहीं मान सकते थे। तूफान भवन के लोगों की ताकत खून समूह ब्लड ग्रुप के लोगों की तुलना में बहुत कम थी, इसलिए वह उनका उपयोग अपनी ताकत का परीक्षण करने के लिए कर सकते थे। अध्याय 98। हालांकि इन तीनों में धीरज पाठक न्यूलैंड शक्ति रूपांतरण चरण ची ट्रांसफॉर्मिंग स्टेज के प्रथम स्तर पर खेती करने वाला था, इसलिए उसे निपटना थोड़ा मुश्किल होगा। इसलिए जीवप्ती त्रिपाठी यांकई को पहले प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म के अन्य 2 तूफान सदन स्टॉर्म हाउस नया नाम तूफान सदन के शिष्यों से निपटना होगा, तभी वह धीरज पाठक के साथ अच्छी लड़ाई कर पाएगा। वह देखना चाहता था कि क्या उसके पास प्रारंभिक तत्व क्षेत्र चतुर्थ स्तर के रूप में शक्ति रूपांतरण चरण के विरोधी को हराने की क्षमता है। जीवप्ती त्रिपाठी की युद्ध भावना चरम पर थी और उसका रक्त और जीवन शक्ति ची उमड़ रहा था। जीवप्ती त्रिपाठी का अनुमान सही था। बाईं ओर के वे दोनों लोग वास्तव में तूफान सदन के शिष्य थे। उनकी ताकत पहले वाले 2 लोगों के लगभग बराबर थी, इसलिए अगर वे थोड़े मजबूत भी थे तो भी बहुत ज्यादा नहीं होंगे। अपने कनिष्ठ भाई की चीख सुनकर वे दोनों दुर्घटनास्थल पर पहुंचे भी नहीं थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी ओर तेजी से भागते हुए देखा। कौन है? तूफान सदन के दोनों शिष्य रुक गए और सतर्कता से उस व्यक्ति को देखने लगे। जीवप्ती त्रिपाठी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी गति अचानक बढ़ गई और वह भयंकर रूप से उनकी ओर लपका। जीवप्ती त्रिपाठी के जानलेवा इरादे और शत्रुता को महसूस करते हुए वे दोनों कैसे प्रतिक्रिया न करते। उन्होंने चिल्लाकर कहा, जीवप्ती त्रिपाठी है। उनके इतना कहते ही उनके हथियार पहले ही उनके हाथों में थे और उन्होंने भयंकर रूप से जीवप्ती त्रिपाठी पर बाएं और दाएं से हमला किया। जीवप्ती त्रिपाठी की युद्ध भावना बहुत मजबूत थी। दोनों लोगों के हमलों का सामना करते हुए वह बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे। उनका शरीर बिजली जैसा था और उनकी उंगलियों के सिरे पर खून के रंग का ब्लेड बाहर निकला और भयंकर रूप से उन दोनों में से एक की ओर गोली की तरह चला। उस व्यक्ति ने रोकने के लिए अपना हथियार उठाया, लेकिन अमृत रस यांग लिक्विड की एक बूंद से बना ये ब्लेड एक साधारण हथियार को कैसे रोक सकता था। जैसे ही वे संपर्क में आए, तूफान सदन के शिष्य का हथियार सीधे कट गया। सौभाग्य से इस व्यक्ति की प्रतिक्रिया धीमी नहीं थी। घबराहट में वह अचानक चकमा दे गया, जिससे वह घातक वार से बाल बाल बचा और ब्लेड उसकी कमर के पास से उड़ गया। एक बेदी आवाज के साथ वह व्यक्ति चीख उठा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी कमर को किसी जलते हुए लोहे से दाग दिया गया हो और हवा अचानक जले हुए मांस की गंध से भर गई। भाई, दूसरे व्यक्ति का चेहरा बदल गया और जो हमला वह करने वाला था वह अचानक थोड़ा सिकुड़ गया। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में उसका पीछे हटना जीवप्ती त्रिपाठी के हमले के सामने खुद को उजागर करने के बराबर था। जीवप्ती त्रिपाठी उससे कैसे विनम्र हो सकता था। उसने अनायास ही विरोधी के हथियार की धार को रोका। उसने अपनी हथेली विरोधी की छाती पर दबा दी। भरपूर और झुलसा देने वाली सच्ची अमृतरस जीवन शक्ति ट्रू यांग युआन ची विरोधी के हृदय मेरिडियन हार्ट मेरिडियन नया नाम हृदय नाड़ी में प्रवाहित हो गई। विरोधी की आंखें बाहर निकल आईं और वह जवाब में बाहर की ओर उड़ गया। वह जमीन पर गिरा, एक पल के लिए कांपा और फिर हिलना बंद कर दिया। उसे वास्तव में एक ही बार में मार डाला गया, यहाँ तक कि पिछले वरिष्ठ भाई जुमाक जोंग नया नाम जुमाक से भी तेजी से। जीवप्ती त्रिपाठी का हमला सफल रहा, लेकिन इससे पहले कि वह पीछे हट पाता, जो तूफान सदन का शिष्य अभी भी जीवित था, उसने अपनी तलवार उस पर घुमा दी। चकमा देने में असमर्थ जीवप्ती त्रिपाठी केवल सहज रूप से अपनी मांसपेशियों को कस सकता था। सूं, तलवार चमकी और उसके पेट पर एक खूनी घाव दिखाई दिया। घाव से दर्द फैल गया और खून रिसने लगा। जीवप्ती त्रिपाठी अविचलित रहा और उसके चेहरे पर केवल एक पागल और खून की प्यासी मुस्कान दिखाई दी। उसने अपना सिर घुमाया और विरोधी की ओर देखा। उस व्यक्ति ने अपने कनिष्ठ भाई को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और अपने क्रोध में उसे और किसी चीज की परवाह कैसे होती। उसके मन में केवल एक ही विचार था, जीवप्ती त्रिपाठी को मारना और अपने कनिष्ठ भाई का बदला लेना। उसका हमला सफल होने के बाद उसने फिर से वार किया, जिसका लक्ष्य जीवप्ती त्रिपाठी का गला था। जीवप्ती त्रिपाठी ने रोकने के लिए अपनी बाहों पर उठाई और तलवार उसकी बाह में लगभग 1 इंच तक धंस गई। ये हड्डी से दब गई थी, लेकिन इसके लिए आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं था। हे खून को टपकने देते हुए जीवप्ती त्रिपाठी ने दुर्भावनापूर्ण रूप से उस पर मुस्कुराया। अंधेरे में बर्फ सफेद दांतों की 2 पंक्तियां दिखाई दी, जैसे कोई खूंखार जानवर अपने शिकार को चुन रहा हो। इस क्षण जीवप्ती त्रिपाठी का पूरा शरीर एक बुरी आभा से भरा हुआ था। पागल, उत्साहित और खून की प्यासी बुरी आभा। वह मुस्कान और भी ठंडी थी। तुम, इस तूफान सदन के शिष्य ने, जो अभी भी जीवित था, ऐसा व्यक्ति कभी नहीं देखा था। उसके द्वारा 2 बार चाकू मारे जाने के बाद भी वह हंसने में सक्षम था। क्या ये व्यक्ति पागल था? वह डर गया और वापस कूदना चाहता था। जीवन और मृत्यु की लड़ाई में दुश्मन की आभा से डर जाना, वह कैसे बच सकता था? जीवप्ती त्रिपाठी ने अपना पैर उठाया और उसे उसके गुप्तांग में लात मारी। कुछ लात मारे जाने की आवाज सुनी गई।
वह आदमी तुरंत अपनी कमर झुकाकर जमीन पर घुटने टेक दिया, उसका चेहरा पीला पड़ गया। अपनी बाह में फंसी हुई लंबी तलवार को बाहर निकालते हुए जीवती त्रिपाठी ने उसे नीचे फेंक दिया, जिससे वह मौके पर ही चेत गया। 2 और मारे गए। इस क्षण दाहिनी ओर से आखिरकार एक व्यक्ति प्रकट हुआ। ये धीरज पाठक था। तूफान सदन के ये 5 लोग जीवती त्रिपाठी और रवीना सिंह चियनिंग चैंग को ढूंढते हुए 3 समूहों में बंटे हुए थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीवती त्रिपाठी उन्हें एक एक करके हरा देगा। पहली नजर में धीरज पाठक ने जमीन पर अपने 2 मरे हुए कनिष्ठ भाइयों को देखा। पलक झपकते ही उसने जीवती त्रिपाठी को घूरकर पूछा, क्या तुमने उन्हें मार डाला? जीवती त्रिपाठी ने सिर घुमाकर उसे देखा। उसका चेहरा पागलपन भरा लेकिन शांत था। लगता है सबने तुम्हें कमाका। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम में ये क्षमता होगी। धीरज पाठक का चेहरा बेहद उदास था। उसने अपने दिल के गुस्से को दबाया, एक गहरी सांस ली और कहा, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। पूछने की जरूरत नहीं। मैंने धीरज पाठक, न्यू लैंग और राजकुमार राणा चेंग शाओफन को मार डाला। तुमने गलत अनुमान नहीं लगाया, वह तुम थे। धीरज पाठक का शरीर हिल गया। उसने हमेशा उम्मीद की थी कि उसका भाई बस बाहर खेलने गया होगा। हालांकि संभावना कम थी, फिर भी यह एक उम्मीद थी। लेकिन अब यह उम्मीद जीवती त्रिपाठी द्वारा तोड़ दी गई। उसने स्वीकार किया कि उसके भाई का गायब होना उससे संबंधित था और उसने उसे मार डाला। वे मुझे मारना चाहते थे। बेशक मैं उन्हें मार सकता हूँ। जीवती त्रिपाठी थोड़ा अधीर था। बकवास मत करो, चलो लड़ते हैं। अच्छा। धीरज पाठक का जानलेवा इरादा बढ़ गया, क्योंकि उसने जीवती त्रिपाठी को प्रतिशोध से घूरते हुए कहा, चूंकि तुम अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेने की हिम्मत रखते हो तो मैं और कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं स्वर्ग में उसकी आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए तुम्हारी जान लूंगा। बात करते हुए धीरज पाठक ने अपनी गति कौशल शुरू किया। उसका शरीर चमका और पलक झपकते ही जीवती त्रिपाठी के सामने आ गया। उसका हाथ जीवती त्रिपाठी के गले की ओर एक ईगल के पंजे, ईगल्स क्लॉ, नया नाम, गरुड़ पंजा की तरह क्षैतिज रूप से घुमा। जीवती त्रिपाठी का चेहरा ठंडा था। शक्ति रूपांतरण क्षेत्र के खेती करने वाले की ताकत वास्तव में प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के खेती करने वाले से अलग थी। इस हमले की शक्ति अतुलनीय थी। जल्दी में जीवती त्रिपाठी पीछे झुक गया और अपने गले के महत्वपूर्ण हिस्सों की रक्षा के लिए अपना हाथ उस पर रखा। धीरज पाठक हल्का सा मुस्कुराया। उसकी 5 उंगलियां बीच रास्ते में दिशा बदल गईं, कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही थीं। जीवती त्रिपाठी कुछ कदम पीछे लड़खड़ा गया। नीचे देखते हुए उसने देखा कि उसके कपड़े फट गए थे और उसकी छाती पर 5 खून के रंग के पंजे के निशान थे। इसके अलावा एक अजीब आभा उसके शरीर में घुस गई थी। उसने सच्ची अमृत रस गुप्त तकनीक ट्रू यांग सीक्रेट आर्ट को सक्रिय किया और पलक झपकते ही जीवन शक्ति को खोल दिया। तुम सिर्फ लेवल 4 प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के योद्धा हो। तुम मेरे सामने इतना अभिमानी, प्रेजम्प्टुअस, नया शब्द, अभिमानी होने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें जल्दी नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तब तक यातना दूंगा जब तक तुम मरने की इच्छा नहीं करते। धीरज पाठक का चेहरा और अधिक क्रूर हो गया जैसे ही उसका हमला सफल हुआ। दिखावटी लेकिन अव्यावहारिक चालें। तुम एक महिला की तरह लड़ते हो और लोगों को खरोंचते हो। क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? जीवती त्रिपाठी ने अपने फटे हुए कपड़े फाड़ दिए, जिससे उसका दुबला लेकिन मजबूत शरीर सामने आ गया। उसने ठंडे चेहरे से ताना मारा। धीरज पाठक का चेहरा लाल हो गया, लेकिन वह खंडन नहीं कर सका। उसे पंजे की मार्शल आर्ट, नया नाम, नखयुद्ध कला की खेती करने के लिए किसने कहा था? ये वास्तव में थोड़ा भद्दा था। तुम्हारी जुबान तेज है, बाद में दया की भीख मत मांगना। धीरज पाठक अपनी हिम्मत दिखाना नहीं चाहता था। उसके हाथ गरुड़ पंजे की तरह थे और उसने फिर से हमला किया। तुम मेरे मुखों की शक्ति का स्वाद लेना चाहते हो? जीवती त्रिपाठी हंसा और 2 पागल पंजे की ओर मुक्का मारा। तुम अपनी औकात से ज्यादा समझ रहे हो। धीरज पाठक ने ताना मारा। अपने शक्ति रूपांतरण क्षेत्र के लेवल 1 की खेती के साथ भले ही वह एक कठोर चट्टान होती, वह उसमें कुछ छेद कर सकता था। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के लेवल 4 के खेती करने वाले की मुट्ठी की तो बात ही क्या। एपिसोड 99। पलक झपकते ही उन दोनों में द्वंद्व शुरू हो गया। जीवती त्रिपाठी की मुट्ठी धीरज पाठक की हथेली पर जोर से लगी, लेकिन धीरज पाठक की 5 उंगलियों ने उसे मजबूती से जकड़ लिया। उनके शरीर की जीवन शक्ति युआन की हुई एक ही समय पर भभक उठी और आपस में टकराए। क्या? धीरज पाठक हैरान रह गए। उन्होंने पाया कि जीवती त्रिपाठी के शरीर की जीवन शक्ति इतनी हावी ओवरबेयरिंग थी कि वह भी ज्यादा देर तक उसका सामना नहीं कर सकते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? उनकी शक्तियों के बीच एक बड़ा अंतर था। चाहे कुछ भी हो, वह जीवती त्रिपाठी उनके लिए खतरा नहीं हो सकते थे। फिर भी तथ्य उनके सामने था, इसलिए धीरज पाठक को सावधान रहना पड़ा। अगर यह गतिरोध जारी रहा तो उन्हें डर था कि उनकी 5 उंगलियां सच में जल जाएंगी। ये सोचकर धीरज पाठक ने अपना हाथ खींच लिया और कुछ कदम पीछे कूद गए। वह इस थोड़े समय का फायदा उठाकर अपने शरीर में भरी हुई जीवन शक्ति को शांत करना चाहते थे। जीवती त्रिपाठी की ओर उदास चेहरे से देखते हुए धीरज पाठक और भी हैरान थे, क्योंकि अभी कुछ देर पहले जब उन्होंने मुकाबला किया था तो वह जीवती त्रिपाठी की मुट्ठी को कुचल नहीं पाए थे। हालांकि उन्होंने उनकी मुट्ठी पर 5 उंगलियों के निशान छोड़ दिए थे, पर यह वह परिणाम नहीं था जिसकी उन्हें उम्मीद थी। उनके अनुमान से उस पल की जकड़न से उनकी पूरी मुट्ठी चकनाचूर हो जानी चाहिए थी। ये लड़का, इसमें सच में कुछ कौशल है। कोई आश्चर्य नहीं कि उनके छोटे भाई इसके हाथों मारे गए। ऐसा लगता है कि उसने किस्मत से जीत हासिल नहीं की थी। धीरज पाठक का चेहरा गंभीर हो गया। जीवती त्रिपाठी ने अपनी मुट्ठी को हिलाया, सिर झुकाया और उसे देखा। जब उन्होंने फिर से आंखें उठाईं तो उनकी आंखों में पागलपन और गहरा हो गया था। जीवती त्रिपाठी अब तक खुद को रोके हुए थे, अपने शरीर में खून को उबलने दे रहे थे, अपने घावों के दर्द को महसूस कर रहे थे और दुश्मन के दबाव को महसूस कर रहे थे। वह अपनी अदम्य इच्छाशक्ति को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। केवल अदम्य इच्छाशक्ति और जीतने के दृढ़ संकल्प के साथ ही वह रहस्यमय युद्ध कौशल जो सिर्फ उन्हीं का था, अपना सबसे बड़ा प्रभाव दिखा सकता था। और अब ये पल आ गया था। जीवती त्रिपाठी को अब और दबने की जरूरत नहीं थी। एक उबलती हुई गर्म ऊर्जा का प्रवाह उनकी हड्डियों से बाहर आया। इस गर्म ऊर्जा के प्रवाह के साथ जीवती त्रिपाठी ने महसूस किया कि उनका पूरा शरीर बदल गया था। पहले जब उन्होंने गलती से अदम्य इच्छाशक्ति को ट्रिगर किया था तो जीवती त्रिपाठी को पता नहीं चला था कि ऐसा क्यों हुआ। दुश्मन को हराने के बाद भी वह भ्रमित थे, लेकिन इस बार यह अलग था। वह साफ तौर पर महसूस कर सकते थे कि उनकी हड्डियों से भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न हो रही थी, जो उनकी नस नाड़ियों मेरिडियंस में भर रही थी, उनके मांस और खून को पोषित कर रही थी और उनकी शक्ति को पागलपन की हद तक बढ़ा रही थी। फिर से जीवती त्रिपाठी जंगल में शिकार करने वाले एक भेड़िए की तरह थे। उनकी आंखें धीरज पाठक पर टिकी थी। वह गरजे और एक और प्रहार किया। यह भी पहले जैसी ही मुक्का था, जिसमें कोई सजावटी चाल नहीं थी। तुम मरना चाहते हो? धीरज पाठक ने कटाक्ष किया। हालांकि वह जीवती त्रिपाठी की जीवन शक्ति से हैरान थे, इसका मतलब यह नहीं था कि जीवती त्रिपाठी उन्हें चोट पहुंचा सकते थे। जब तक वह समय पर रुकते थे, भले ही जीवन शक्ति अजीब हो, वह उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकती थी।
दूसरी ओर वह बार बार जीवती त्रिपाठी को चोट पहुंचा सकते थे और एक पल ऐसा जरूर आएगा जब वह उनकी पूरी मुट्ठी को कुचलने में सफल हो जाएंगे। ऐसा कहा जा सकता है कि जीवती त्रिपाठी ने लड़ने का जो लापरवाह तरीका चुना था वह धीरज पाठक की पसंद के माफिक था। कटाक्ष करते हुए धीरज पाठक के बड़े हाथ ने एक बार फिर जीवती त्रिपाठी को जकड़ लिया। दूसरे सीधे टकराव में धीरज पाठक को लगा कि कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जीवती त्रिपाठी के मुंह में पिछली बार से कहीं ज्यादा शक्ति थी। जीवन शक्ति भी अधिक भयंकर थी। ये लगभग प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 5वें स्तर की पूरी शक्ति के बराबर थी। लेकिन तो क्या प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का चौथा स्तर और 5वां स्तर उनकी नजरों में एक जैसे थे? वे बिल्कुल भी खतरा नहीं थे, केवल मौत उनका इंतजार कर रही थी। इस आदान प्रदान के बाद जीवती त्रिपाठी की मुट्ठी की चोट और भी गंभीर हो गई। उनकी मुट्ठी से खून टपक रहा था और उनके शरीर को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह बेहद दयनीय हालत में दिखाई दिए। धीरज पाठक पहले ही शुरू कर चुके थे, लेकिन एक बार शुरू करने के बाद वह पीछे नहीं हटे। स्थिति का फायदा उठाते हुए उन्होंने जीवती त्रिपाठी पर हमला करना जारी रखा। उनके पंजे हवा में सीटी बजाते हुए अंधेरे में पंजे के निशान छोड़ गए। जीवती त्रिपाठी ने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बस हठपूर्वक पलटवार किया। जब धीरज पाठक का हमला आया तो उन्होंने एक मुक्का मारा, बायां मुक्का, दायां मुक्का। उनका तालमेल रिदम स्पष्ट था। हालांकि उनके हाथ की चोट मामूली नहीं थी। उन्होंने धीरज पाठक के सभी हमलों को रोक दिया था, जिससे वह उनकी जान नहीं ले पाए। अंधेरी रात में एक के बाद एक दबी हुई धमकियां गूंज उठीं। हर धमकी के साथ जीवती त्रिपाठी का शरीर कुछ कदम पीछे हट गया। उनके हाथ की चोट गंभीर होती जा रही थी। हालांकि उनकी आंखों में घबराहट का कोई निशान नहीं था। इसके बजाय वह दृढ़ थे। जीतने का एक विचार उनके दिल में पनप रहा था, आखिरी पल में फूटने का इंतजार कर रहा था। ये कैसे हो सकता है? धीरज पाठक बेहद हैरान थे। सतह पर ऐसा लग रहा था कि उन्हें पूरी तरह से फायदा था। आखिरकार उनका स्तर जीवती त्रिपाठी से बहुत ऊंचा था। अगर वह फायदा नहीं उठा पाए तो उनकी सालों की खेती बेकार चली जाती। हालांकि धीरज पाठक कुछ नहीं कह पाए। उनकी 10 उंगलियां जीवती त्रिपाठी की जीवन शक्ति से जल गई थीं। उनकी हर उंगली पर छाले का एक घेरा था, जैसे कि वे आग से जल गए हों। 10 उंगलियां दिल से जुड़ी होती हैं। दिल को चीर देने वाला दर्द उनकी उंगलियों के सिरों से आ रहा था, जिससे वह सांस लेने के लिए हाँफ रहे थे। अगर बात सिर्फ इतनी होती तो धीरज पाठक इतने हैरान नहीं होते। जिस बात से वह वास्तव में हैरान थे वह थी जीवती त्रिपाठी की ताकत। पहली लड़ाई में जीवती त्रिपाठी की ताकत वैसी ही थी जैसा उन्होंने देखा था। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का महज चौथा स्तर, डरने की कोई बात नहीं थी। दूसरी लड़ाई उनकी ताकत प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 5वें स्तर तक बढ़ गई थी। चौथी लड़ाई इस लड़के का मुक्का और जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया था। 7वीं लड़ाई प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का 7वां स्तर। 12वीं लड़ाई प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का 8वां स्तर। ऐसा लग रहा था कि जैसे जैसे लड़ाई जारी रही इस व्यक्ति की ताकत तिल के दाने की तरह बढ़ रही थी। ये बेहद अजीब और अकल्पनीय था। इसके अलावा यह वृद्धि रुकने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। धीरज पाठक का चेहरा भयभीत था। उन्हें नहीं पता था कि जीवती त्रिपाठी की ताकत किस हद तक बढ़ गई थी। अगर वह सीधे शक्ति परिवर्तन चरण तक पहुंच गए थे तो उनके पास जीत की कोई उम्मीद नहीं होगी, क्योंकि उनके विरोधी की विश्व शक्ति वर्ल्ड चीफ बहुत हावी थी। आधे घंटे के बाद धीरज पाठक अब जीवती त्रिपाठी से आमने सामने नहीं लड़ पाए, क्योंकि वह कोई फायदा नहीं उठा पाए। हर बार जब वे लड़ते थे तो जीवती त्रिपाठी का शरीर एक चट्टान की तरह था, उसी जगह पर अड़े। इसके विपरीत धीरज पाठक ही थे जिन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। धीरज पाठक को जीवती त्रिपाठी से निपटने के लिए केवल अपनी चपलता एजिलिटी का उपयोग करना पड़ा। उन्होंने जीवती त्रिपाठी को घातक झटका देने का मौका खोजने की कोशिश की। हालांकि जीवती त्रिपाठी का बचाव डिफेंस सरल होने के बावजूद वह दमदार था। धीरज पाठक को मारने का कोई मौका नहीं मिल सका। प्रारंभिक तत्व क्षेत्र का 9वां स्तर। धीरज पाठक की आंखें कांप उठीं। उन्होंने पाया कि इस लड़ाई के बाद जीवती त्रिपाठी की ताकत प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के शिखर पीक तक बढ़ गई थी। हालांकि उनकी जीवन शक्ति का उतार चढ़ाव आखिरकार स्थिर हो गया और आगे नहीं बढ़ा। इस खोज ने धीरज पाठक को राहत की सांस लेने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वह शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के केवल पहले स्तर पर थे, जो प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के 9वें स्तर से केवल एक स्तर ऊंचा था। यह एक स्तर का अंतर भी एक बड़ा फासला था। इसलिए धीरज पाठक को अभी भी जीवती त्रिपाठी को मारने का विश्वास था। उन्होंने ताकत बढ़ाने के लिए किसी तरह की गोली खाई होगी। हालांकि चाहे वह किसी भी तरह की गोली हो, उसके कुछ दुष्प्रभाव साइड इफेक्ट्स जरूर होंगे। उनका मूल सार एसेंस अभी भी प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के चौथे स्तर पर था। उनके शरीर में जीवन शक्ति के भंडारण स्टोरेज के मामले में उनकी धीरज पाठक से तुलना नहीं की जा सकती थी। धीरज पाठक जीवती त्रिपाठी के थकने का इंतजार कर रहे थे, फिर वह उनकी जान ले लेंगे। एपिसोड 100। जब धीरज पाठक ने मन बना लिया था, जीवती त्रिपाठी ने अचानक अपना हमला रोक दिया। वह भौहें सिकुड़कर ऐसे खड़े हो गए जैसे किसी चीज के बारे में सोच रहे हों। अगले ही पल एक जोरदार आवाज सुनाई दी। अंधेरी रात में एक आग जैसी लाल रोशनी फूट पड़ी, जिसने धीरज पाठक को इतना डरा दिया कि उनकी आत्मा लगभग शरीर छोड़ गई। इस क्षण जीवती त्रिपाठी का शरीर आग की एक परत से जल रहा था। यह कोई असली आग नहीं थी, यह उनके शरीर की जीवन शक्ति युआन क्यूई का प्रभाव था। जब वह एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है, आग जैसी लाल जीवन शक्ति ने उन्हें चारों ओर से लपेट लिया। एक पल के लिए गर्म हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। घाटी में मौजूद यिन शक्ति यिन चीक जैसे अपने दुश्मन से मिल गई हो और अब उनके चारों ओर जमा नहीं हो सकती थी। जीवती त्रिपाठी का चेहरा विश्व शक्ति वर्ल्ड चीक की आग जैसी लाल रोशनी से चमक रहा था। उनके ऊपरी शरीर पर उनकी गति हुई मांसपेशियां कस गई थीं, जिससे वह जंगली और निर्भीक दिख रहे थे, निर्बाध अनहिंद्रित रूप से घूम रहे थे। उनकी मुट्ठियां बुरी तरह से विकृत म्यूटिलेटेड थीं और उनके पेट पर लगभग आधा फुट लंबा एक तलवार का घाव था। घाव से अभी भी खून बह रहा था और उनका मांस उलट गया था। ये बेहद भयानक था। उनकी आंखें लाल थीं और एक फंसे हुए जानवर की तरह वे अनंत पागलपन और खूनी आभा उत्सर्जित कर रही थीं। बुरी आभा भयानक थी। धीरज पाठक डर गए। वह जल्दबाजी में कुछ कदम पीछे हट गए और चिल्लाए, पागल दानव, मैडमन। उन्होंने सोचा कि लड़ाई के दौरान जीवती त्रिपाठी अपने शरीर में जीवन शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाए और जीवन शक्ति को पागल होने दिया और उनके दिमाग को निगल लिया। हालांकि क्या इस तरह की चीज केवल शक्ति परिवर्तन क्षेत्र ची ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म और उससे ऊपर ही नहीं होनी चाहिए? वह तो केवल प्रारंभिक तत्व क्षेत्र इनिशियल एलिमेंट रेल्म का खेती कल्टिवेटर करने वाला था। ये कैसे हो सकता है? पागल दानव। जीवती त्रिपाठी ने उनकी ओर देखने के लिए सिर घुमाया। हालांकि उनकी आंखें डरावनी थी, उनका चेहरा शांत था। उनके चेहरे पर वह भाव नहीं था जो किसी दानव जाति डेमन रेस के व्यक्ति का होना चाहिए। उन्होंने तिरस्कार से कहा, अल्पदृष्टि, शॉर्ट साइटेड। बात करते करते उनके शरीर पर जलती हुई जीवन शक्ति वापस सिमट गई।
आकाश की लपटें गायब हो गईं, केवल 2 मुठ्ठियां बची जो सच्ची यांग जीवन शक्ति ट्रू यांग युआनची की एक परत से ढकी हुई थीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये दोनों मुठ्ठियां 2 जलती हुई लपटों को पकड़े हुए थीं। लपटें हवा के साथ झूल रही थीं, लेकिन रुकी नहीं। तुम्हें अभी भी होश है? धीरज पाठक ने जीवती त्रिपाठी की ओर हैरानी से देखा। वह उनकी आंखों में मानवता का एक निशान खोजना चाहते थे, हालांकि वह निराश हुए। उन लाल आंखों में उन्हें मानवता का कोई निशान नहीं दिखा, केवल पागल लड़ने की भावना और हत्या की आभा बची थी। ऐसा नहीं होना चाहिए, यह पागल दानव की स्थिति थी। उनकी आंखों में कोई मानवता नहीं थी। वह अभी भी सोच कैसे सकते थे? तुम बताओ, क्या मैं होश में हूँ? जीवती त्रिपाठी ने एक कदम आगे बढ़ाया। इस कदम से उनके और धीरज पाठक के बीच की दूरी सीमा तक कम हो गई। धीरज पाठक को झटका लगा। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि जीवती त्रिपाठी की वर्तमान गति इतनी तेज होगी। जल्दबाजी में पीछे हटते हुए उन्होंने जीवती त्रिपाठी का रास्ता रोकने के प्रयास में अपने पंजे बाहर निकाले। जीवती त्रिपाठी की जलती हुई दाहिनी मुट्ठी उस हाथ से मिली और एक सीटी की आवाज के साथ धीरज पाठक की 5 उंगलियों से टकराए। कड़क, एक तेज आवाज गूंजी, जिसके बाद धीरज पाठक की डरावनी चीख आई। उनका शरीर एक पतंग की तरह ऊपर उछल गया। जमीन पर उतरने के बाद उन्होंने अपनी 5 उंगलियों से दिल को चीर देने वाला दर्द महसूस किया। उन्होंने चारों ओर देखा और पाया कि उनकी 5 उंगलियां मुड़ गई थी और वह उन्हें अब सीधा नहीं कर सकते थे। उनकी उंगलियां जलन से भरी हुई थीं और उनकी हड्डियां टूट गई थीं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके शरीर पर भयंकर और हावी जीवन शक्ति का एक प्रवाह भी हमला कर रहा था। उनकी नस नाड़ियों और मांस को जला रहा था। धीरज पाठक लापरवाह होने की हिम्मत नहीं कर सके। उन्होंने जल्दी से अपना दूसरा हाथ बढ़ाया और जीवन शक्ति को उनके शरीर पर हमला करने से रोकने के लिए अपनी बाहों पर कुछ वार किए। जैसे ही उन्होंने ये कार्य पूरा किया, उनके सामने एक रोशनी चमकी। उन्होंने अपना सिर ऊपर उठाया और पाया कि जीवती त्रिपाठी उनके पास आ रहे थे। उनकी मुट्ठियों पर लपटें तेज होती जा रही थीं। धीरज पाठक लड़ने की हिम्मत कैसे कर सकते थे? इस क्षण वह जानते थे कि वह जो अभी शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर पर पहुंचे थे, प्रारंभिक तत्व क्षेत्र के खेती करने वाले जीवती त्रिपाठी को हरा नहीं सकते थे। अपनी पूरी ताकत का उपयोग करते हुए धीरज पाठक ने अपने पैर हिलाए और पीछे हट गए। उसी समय उन्होंने एक लंबी चीख निकाली। उनकी चीख घबराहट और डर से मिली हुई थी, जो दूर दूर तक फैल गई। जीवती त्रिपाठी के पैरों के नीचे अचानक लपटें दिखाई दी और उनकी गति अचानक एक ऐसे स्तर तक बढ़ गई जिसने उन्हें भी हैरान कर दिया। एक छाया की तरह उन्होंने धीरज पाठक का पीछा किया और बार बार उन पर जोर से मुक्का मारा। धम धम धम। धीरज पाठक को लगातार कई मुक्के लगे। वह बिल्कुल भी विरोध नहीं कर पाए। उनका सिर चकरा रहा था और उनकी चेतना धुंधली हो गई थी। 50 कदम के बाद धीरज पाठक को आखिरकार समझ आ गया कि वह जीवती त्रिपाठी के पीछा करने से छुटकारा नहीं पा सकते। इस क्षण युवा व्यक्ति का खून उत्तेजित हो गया था। वह अचानक रुक गए और एक भयंकर चेहरे के साथ चिल्लाए, जीवती त्रिपाठी, मुझे बहुत दूर तक धक्का मत दो। चील आसमान छूती है, मेरे लिए मर जाओ। ये धीरज पाठक का सबसे शक्तिशाली पंजे का हमला था। उन्होंने अपनी पूरी जीवन शक्ति अपने हाथों में डाल दी। खुद को बचाने के लिए उन्हें अपने शरीर के सामने पार किया। फिर उन्होंने जीवती त्रिपाठी की छाती को निशाना बनाया और जोर से उसे दोनों तरफ फाड़ दिया। शक्ति परिवर्तन क्षेत्र के पहले स्तर के खेती करने वाले की पूरी शक्ति कुछ ऐसी थी जिसे जीवती त्रिपाठी भी कम नहीं आंक सकते थे। दोनों हाथों में छिपी हुई विशाल हत्या शक्ति को महसूस करते हुए जीवती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वह उनके हाथ लग जाते तो जीवती त्रिपाठी ने अनुमान लगाया कि उनकी छाती फाड़ दी जाएगी। उस पल में जीवती त्रिपाठी ने सहज रूप से अपने शरीर को एक तरफ झुका लिया। उनकी ज्वलंत मुठ्ठियां बिना किसी रफ्तार खोए धीरज पाठक के चेहरे की ओर टकराती रहीं। वे दोनों अपनी जान को जोखिम में डाल रहे थे। यह आखिरी हमला होना तय था, वह आखिरी हमला जो उन्हें जीने का मौका देगा। या तुम मरते हो या मैं मरता हूँ। धड़ाम। जब जीवती त्रिपाठी का मुक्का धीरज पाठक के चेहरे पर पड़ा तो उनके नाजुक चेहरे के नक्श तुरंत बिगड़ गए। धीरज पाठक का पूरा शरीर जीवती त्रिपाठी के मुक्के की ताकत से पीछे की ओर फेंक दिया गया। हवा में कुछ पलटियां खाने के बाद वह आखिरकार धमकी तेज आवाज के साथ जमीन पर गिरे। सूं। धीरज पाठक के दोनों पंजे निराश नहीं हुए क्योंकि वे जीवती त्रिपाठी की छाती की ओर बढ़े। हालांकि जीवती त्रिपाठी के कटने का अपेक्षित दृश्य नहीं हुआ। उनकी छाती पर केवल 10 खूनी निशान बचे थे, 5 हल्के और 5 गहरे। निर्णायक क्षण में जीवती त्रिपाठी के साइड मूव ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरज पाठक की एक उंगली की हड्डी अभी टूट गई थी। जब चील आसमान छूती है का उपयोग किया गया तो दोनों हाथों की ताकत निश्चित रूप से अलग थी। जीवती त्रिपाठी का साइड मूव हल्के और भारी बल के बीच के अंतर को नियंत्रित करना था, ताकि धीरज पाठक के दोनों हाथ एक ही समय में बल न लगा सके जो उनके हमले को तोड़ने के बराबर था। इस तरह की प्रतिक्रिया उनके दिमाग का परिणाम थी और एक सहज प्रतिक्रिया भी थी। लड़ाई के दौरान जीवती त्रिपाठी ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। हालांकि ये कहा जाना चाहिए कि इस तरह का पलटवार वास्तव में सरल इंजीनियस था। दृश्य अचानक शांत हो गया। इस जानलेवा लड़ाई का परिणाम तय हो चुका था। जीवती त्रिपाठी हाँफ रहे थे, लेकिन उनका शरीर अभी भी बुरी आभा से भरा हुआ था। धीरज पाठक एक मरे हुए कुत्ते की तरह जमीन पर फैले हुए थे। उनका चेहरा बुरी तरह से विकृत था। उन्होंने नाराजगी से जीवती त्रिपाठी को घूरा जो कदम दर कदम उनकी ओर बढ़ रहे थे। अगर मैं भूत भी बन गया तो भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। धीरज पाठक ने अपने मुंह में खून निगला और क्रोध से कहा। जीवती त्रिपाठी ने उनकी ओर नीचे देखा, अपने बड़े पैर में से एक को उठाया और नीचे दबा दिया। हाँ, खून समूह ब्लड ग्रुप के लोग मेरा संदेश सुनेंगे, वे मारने के लिए आएंगे। धीरज पाठक अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाए थे जब जीवती त्रिपाठी ने उनकी गर्दन को कुचल दिया और वह मर गए। तूफान। ग्रेट स्टॉर्म हाउस के 5 लोग पूरी तरह से नष्ट हो गए। शांति से उसी जगह पर खड़े होकर अपने शरीर में उबलते हुए खून और लड़ने की भावना को महसूस कर रहे थे। जीवती त्रिपाठी का चेहरा गंभीर और कठोर था जब उन्होंने एक पल के लिए सोचा। उनके दिमाग में एक पागल विचार